1972 न्यू जर्सी का एक शांत सा इलाका। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। लेकिन फिर एक दोपहर एक पालतू कुत्ता बाहर से दौड़ता हुआ अपने मालिक के पास वापस आया। नॉर्मली कुत्ते जब बाहर से आते हैं तो उनके मुंह में कोई गेंद या खिलौना होता है, लेकिन उस दोपहर उस कुत्ते के जबड़ों में कुछ ऐसा फंसा था जिसे देखकर उसके मालिक की रूह कांप गई। उसके मुंह में था एक इंसान का सड़ा गला हाथ। खौफ के मारे उस शख्स का पूरा बदन सुन्न पड़ गया। बिना एक पल गवाए कांपते हाथों से उसने सीधे पुलिस को फोन मिलाया। जब पुलिस उस कुत्ते के निशानों का पीछा करते हुए घने जंगलों के बीच एक ऊंचे पहाड़ की चोटी हाउडेल क्वारी क्लिफ पर पहुंची तो वहां का मंजर देखकर तजुर्बेकार अफसरों के भी पसीने छूट गए। वहां 16 साल की जेनेट दे पाल्मा की लाश मौजूद थी। लेकिन अजीब बात उसकी मौत नहीं थी। अजीब था वो तरीका जिस तरह उसकी बॉडी को वहां डिस्प्ले किया गया था। उसकी लाश के चारों तरफ भारी लकड़ियों और पत्थरों को एक बेहद अजीब जियोमेट्रिक पैटर्न में सजाया गया था, ठीक किसी ऑकल्ट ऑल्टर यानी शैतानी वेदी की तरह। पूरे शहर में ये अफवाह फैल गई कि जेनेट किसी आम कातिल का शिकार नहीं हुई थी, बल्कि उसे किसी सीक्रेट कल्ट ने अपनी डरावनी रिचुअल के लिए कुर्बान कर दिया था। लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आया जब इस केस की जांच शुरू हुई। पुलिस को डरावने कॉल्स आने लगे, गवाह गायब होने लगे और फिर एक रहस्यमयी हादसे ने इस केस के सारे सबूत हमेशा के लिए मिटा दिए। क्या यह महज एक मर्डर था या उस पहाड़ी पर कुछ ऐसा था जो इंसानी समझ से परे था? इतिहास की किताबों से मिटा दिए गए उस काले सच की परतें अब एक एक करके खुलने वाली है। तारीख थी 7 अगस्त 1972। दोपहर का वक्त था। 16 साल की जेनेट दे पाल्मा न्यू जर्सी के स्प्रिंगफील्ड में बने अपने घर से बाहर निकलती है। जेनेट दिखने में एक आम और बेहद खूबसूरत लड़की थी जो अक्सर चर्च जाया करती थी और अपने दोस्तों के बीच काफी पॉपुलर थी। उसने अपनी मां को बताया कि वो पास ही में रहने वाली अपनी एक सहेली के घर जा रही है। घर के दरवाजे से बाहर कदम रखते वक्त जेनेट को अंदाजा भी नहीं था कि ये उसका आखिरी सफर होने वाला है। जेनेट अपनी सहेली के घर जाने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता चुनती है, एक ऐसा सुनसान रास्ता जो घने जंगलों से होकर गुजरता था। दोपहर ढलकर शाम हो गई और फिर रात, लेकिन जेनेट अपनी सहेली के घर कभी पहुंची ही नहीं। जब रात के 10 बजे तक जेनेट घर वापस नहीं आई तो उसके परिवार की चिंता खौफ में बदल गई। उन्होंने तुरंत उसकी सहेली को फोन किया, लेकिन वहां से जो जवाब मिला उसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। जेनेट उस दिन अपनी सहेली के घर आई ही नहीं थी। वो बीच रास्ते से ही बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो चुकी थी। शुरुआत में पुलिस ने इसे एक आम रनअवे टीनेजर का केस समझा। उन्हें लगा कि 16 साल की लड़की है, शायद घर से भाग गई होगी। इसलिए शुरुआती दिनों में इस केस को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया गया। दिन बीतते गए, हफ्तों में बदल गए। पूरे 6 हफ्ते तक स्प्रिंगफील्ड की पुलिस और जेनेट का परिवार अंधेरे में हाथ पैर मारते रहे। किसी को नहीं पता था कि जिसे वो पूरे देश में ढूंढ रहे हैं उसकी लाश उनके घर से महज कुछ दूरी पर एक वीरान पहाड़ी पर सड़ रही थी। फिर आई 19 सितंबर 1972 की वो दोपहर जब उस पालतू कुत्ते के जरिए जेनेट का सुराग पुलिस के हाथ लगा। कुत्ता जिस रास्ते से आया था, पुलिस अफसर उसी ट्रैक को रिवर्स फॉलो करते हुए घने जंगलों के अंदर बढ़ते गए। जैसे जैसे वो पहाड़ी की चोटी के करीब पहुंच रहे थे, हवा में एक अजीब सी दम घूंटने वाली बदबू भारी होती जा रही थी। और फिर झाड़ियों को हटाते ही पुलिस के सामने वो खौफनाक हकीकत आई
जिसने पूरे न्यू जर्सी को हिलाकर रख दिया। पहाड़ी की चोटी पर जेनेट डी पाल्मा की लाश पड़ी हुई थी। करीब 6 हफ्तों से धूप और बारिश में पड़े रहने की वजह से बॉडी बुरी तरह डीकंपोज हो चुकी थी। लेकिन हैरान करने वाली बात सिर्फ लाश की हालत नहीं थी, बल्कि वो खौफनाक सेटअप था जिसके बीच उसे रखा गया था। आई विटनेस और शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक जेनेट की बॉडी एक भारी भरकम पत्थर के ऊपर थी और उसके चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ के तनों और लकड़ियों को एक खास जियोमेट्रिक शेप में अरेंज किया गया था। ऐसा लग रहा था मानो किसी शैतानी कल्ट ने उसे एक ऑल्टर यानी वेदी पर लिटाया हो। उस जगह पर मौजूद हर एक चीज चीख चीख कर कह रही थी कि यहां कोई आम कत्ल नहीं, बल्कि कोई डरावनी ऑकल्ट रिचुअल यानी धार्मिक रस्म को अंजाम दी गई थी। लोकल लोगों के मुताबिक उस पहाड़ी को पहले से ही विचेस हिल या डेविल्स टीथ कहा जाता था, जहां अक्सर रात के अंधेरे में अजीबोगरीब लाइट्स देखी जाती थी। जांच अधिकारियों को लाश के बिल्कुल पास ही में लकड़ियों से बने कुछ छोटे छोटे क्रोसेस भी मिले, जिन्हें उल्टा करके जमीन पर गाड़ा गया था। एक 16 साल की मासूम लड़की जो बेहद धार्मिक थी, जो नियमित रूप से चर्च जाती थी, उसकी लाश का एक ऐसे कल्ट साइट पर मिलना पूरे शहर के लिए एक गहरा सदमा था। मीडिया में खबरें लीक होते ही पूरे न्यू जर्सी में सनसनी फैल गई। अखबारों ने इसे द विचक्राफ्ट मर्डर का नाम दे दिया। अब पुलिस पर दबाव था कि वो जल्द से जल्द इस खौफनाक रहस्य से पर्दा उठाए। लेकिन जैसे ही ऑटोप्सी शुरू हुई, मेडिकल टीम एक ऐसे डेड एंड पर पहुंच गई जिसने डॉक्टरों को भी चकरा दिया। जब जेनेट की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को यकीन था कि उन्हें कोई न कोई सुराग जरूर मिलेगा। लेकिन जैसे ही जांच शुरू हुई, डॉक्टर्स एक अजीब दीवार से जा टकराए। 6 हफ्ते बीत जाने की वजह से जेनेट के शरीर पर कोई भी बाहरी चोट, चाकू का निशान या बुलेट इंजरी ढूंढ पाना नामुमकिन था। यहां तक कि उसकी हड्डियों पर भी किसी फ्रैक्चर का कोई नामो निशान नहीं था। डॉक्टरों ने टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट यानी जहर की जांच करने की कोशिश की, लेकिन बॉडी टिश्यूज के बुरी तरह सड़ जाने के कारण उसका रिजल्ट भी इनकॉन्क्लूसिव आया। मेडिकल एग्जामिनर ने हार मानकर रिपोर्ट में मौत की वजह लिखी, एस्फिक्सिएशन यानी दम घुटना, लेकिन वो ये साबित नहीं कर पाए कि उसका दम घोंटा गया था या उस पहाड़ी पर मौजूद किसी चीज की वजह से उसका दम खुद ब खुद घुट गया था। बिना किसी पुख्ता फॉरेंसिक सबूत के कातिल तक पहुंचने वाले सारे रास्ते अंधेरे में गायब हो चुके थे। फॉरेंसिक रिपोर्ट के फेल होते ही पूरे स्प्रिंगफील्ड शहर में दहशत का माहौल बन गया। लोगों को लगने लगा कि उनके बीच कोई ऐसा कातिल घूम रहा है जो इंसानी कानून से नहीं, बल्कि किसी अदृश्य शैतानी ताकत के साए में काम कर रहा है। अफवाहें इतनी फैल गई कि लोग सूरज ढलने के बाद अपने बच्चों को घर से बाहर निकलने नहीं देते थे। लोकल चर्चों में जेनेट के लिए प्रार्थनाएं की जाने लगी, क्योंकि सबको डर था कि अगला नंबर किसका होगा। लेकिन इसी खौफ के बीच कुछ लोकल अखबारों के पास अचानक कुछ ऐसे बेनाम लेटर्स और फोन कॉल्स आने लगे जिन्होंने पुलिस की थ्योरी को पूरी तरह पलट कर रख दिया। इन कॉल्स में दावा किया गया कि जेनेट की मौत कोई इत्तेफाक नहीं थी, बल्कि उसे ठीक उसी जगह पर मारा गया जहां वो कल्ट अपनी रस्में निभाता था। और सबसे अजीब बात, पुलिस को हिदायत दी गई कि वो इस केस की फाइल को तुरंत बंद कर दे, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, पुलिस और स्थानीय पत्रकारों को आने वाले वो बेनाम कॉल्स और लेटर्स और भी ज्यादा खौफनाक होते चले गए। कॉल करने वाले लोग कोई आम नागरिक नहीं थे, वो इस केस से जुड़े बेहद सटीक और अंदरूनी डिटेल्स जानते थे। एक रिपोर्टर ने दावा किया कि उसे फोन पर साफ शब्दों में चेतावनी दी गई थी, जेनेट की मौत के बारे में लिखना बंद करो, वरना स्प्रिंगफील्ड में और भी लाशें गिरेंगी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा शहर किसी अदृश्य ताकतवर सिंडिकेट
या किसी कल्ट के खौफ के साए में जी रहा था। पुलिस ने कुछ लोकल सस्पेक्ट से पूछताछ करने की कोशिश की, जो कथित तौर पर उस इलाके में अजीबोगरीब रस्में निभाते थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि जैसे ही पुलिस किसी बड़े सुराग के करीब पहुंचती, गवाह अचानक अपने बयान बदल देते या हमेशा के लिए शहर छोड़कर गायब हो जाते। पूरी जांच एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुकी थी जहां हर रास्ता एक बंद दीवार पर जाकर खत्म हो रहा था। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे हैरान कर देने वाला झटका आना अभी बाकी था। केस बंद होने के कुछ ही समय बाद स्प्रिंगफील्ड पुलिस डिपार्टमेंट के बेसमेंट में अचानक एक रहस्यमयी बाढ़ आती है। पानी का बहाव इतना खतरनाक था कि देखते ही देखते उसने डिपार्टमेंट के एविडेंस रूम को पूरी तरह तबाह कर दिया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस हादसे में जिस सबसे अहम केस के सबूत नष्ट हुए, वो और कोई नहीं बल्कि जेनेट डी पाल्मा का केस था। जेनेट के केस की असली फाइल्स, वो ओरिजिनल तस्वीरें जो उस पहाड़ी पर ली गई थी, फॉरेंसिक सैंपल, सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए पानी में बहकर मिट गया। आज इस घटना को 50 से भी ज्यादा साल बीत चुके हैं। स्प्रिंगफील्ड की पुलिस के पास आज जेनेट की मौत का ना तो कोई सबूत बचा है और ना ही कोई सुराग। आधिकारिक तौर पर यह केस आज भी एक अनसुलझा कोल्ड केस है, लेकिन न्यू जर्सी के लोग आज भी दबी जुबान में उस पहाड़ी का नाम लेने से कतराते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या जेनेट किसी इंसानी दरिंदे का शिकार हुई थी, या उस रात उस पहाड़ी पर सच में कोई ऐसी आसुरी ताकत मौजूद थी जो हमारी और आपकी समझ से परे है? आपकी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसी ही अनसुलझी और रोंगटे खड़े कर देने वाली रियल मिस्ट्री थ्रिलर डॉक्यूमेंट्रीज के लिए हमारे चैनल रीमिथ फाइल्स को सब्सक्राइब करें।